समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपकी यूनिट 4 फुल एक्सप्लेनेशन वर्क सिस्टम डिज़ाइन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसको डेवलप किया था, पहले मैं इसको आपको अंडरलाइन कर दूं जिससे बेटर रहे, ठीक है। डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो अमेरिका से थे, ठीक है। अमेरिका से थे, उन्होंने टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट को जन्म दिया। अब बात करते हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट में असल में है क्या, ठीक है। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट 5 पार्ट्स हैं। पहला 5 अपने साइंटिफिक रूल्स दिए, कह सकते हो थ्योरी दी। पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि साइंस कोई हाथ का खिलवाड़ नहीं है ना, मतलब कि हिट एंड ट्रायल नहीं है। मतलब यू कैन से कि जैसे एक वर्कर है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी में आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि वर्कर से सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि ठीक है, हम अपना दिमाग लगाते हैं, और आपने दिमाग लगाया कि इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं 5%, ठीक है, इनकी ओरिजिनल सैलरी की 5% बढ़ा देते हैं। बढ़ाया और वर्कर्स काम करने लगे। अब यही प्रॉब्लम 5 साल बाद फिर आई, तो आपने फिर से वही पुराने मेथड को उठाया और यहां लगा दिया कि भैया 5% बढ़ा देते हैं फिर से। वो नहीं, वो अब नहीं करना इस तरीके से। तो 5% करते करते आप पता नहीं क्या कर दो, है ना, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ नहीं करना है। मतलब कि जो प्रॉब्लम आपको पहले फेस हुई है उसको एनालाइज करना है, क्या किया था, कैसे किया था, अब आज के टाइम में कितना अपडेट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया लेना है, बट एज इट इज उसको वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, ये नहीं करना है। इसलिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। या फिर किसी से पूछ ला भैया क्या करें, उसने बताया इसे कर दो, नहीं। आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो मतलब एनालाइज करना है, साइंटिफिक डेटा निकालना है, ना कि इलॉजिकल रीजंस, ठीक है। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको एक ही आदमी को सारा काम नहीं देना है कि मशीन भी चलाओ और प्लानिंग भी तुम ही करो, ठीक है। मशीन भी चलाओ, प्लानिंग भी तुम ही करो, सबको कंट्रोल भी तुम ही करो, नहीं। लोगों को आप रखो अपनी कंपनी पे, सबको एक एक जॉब दो कि प्लानिंग करने के लिए बस इतना डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए बस 4 लोग हैं, ठीक है, और इंस्पेक्शन करने के लिए 2 लोग हैं, और इसी तरीके से वर्कर्स जो हैं 10 हैं। तो इन सब का काम अलग अलग हो, ठीक। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उनके बीच का जो कह सकते हो ना रिलेशन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कोऑपरेशन, अकेले काम नहीं। कोई कह रहा है कि नहीं भैया हम ही सब संभालेंगे, हम ही इंस्पेक्शन करेंगे, हम ही ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो फेल कर ही जाएगा, ठीक है। ऑलराउंडर बनने की कोशिश करेगा मगर कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा, कभी लेट हो जाएगा, है ना, कभी सोता रह जाएगा और काम निकल जाएगा। तो कोऑपरेशन, और कह सकते हो इंडिविजुअलिज्म, यहाँ एक और मतलब है कि सबका साथ देना है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे नहीं कि भैया तुम्हारा काम है तुम ही करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कह रहा भैया थोड़ा सा सही कर दो, और आप एक्सपर्ट हो उस चीज में तो जरूर करो, ठीक है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू इट्स ग्रेटर इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब आपको प्रोग्राम्स चालू रखने हैं, जैसे आपने देखा होगा कंपनी में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि जो वर्कर है, ताकि जो टीचर है वो अपना नॉलेज इंप्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके। तो वो प्रोग्राम भी आप रन करो, वर्कर को पकड़ो, उसकी इफिशियंसी देखो कि कैसे काम कर रहा है, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हो, है ना। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप उनमें चेंजेस लाइए, ठीक है। उनको बताइए ये चीज़ यहाँ गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, इसको सही करो, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यही है, एज इट इज आपको लिखना है और मार्क्स मिल जाएंगे। इनको एक्सप्लेन कर देना, मैंने एक्सप्लेन किया, आई थिंक समझ गए हो आप। चलिए अब गिलबर्ट्स थ्योरी की बात करते हैं। गिलबर्ट्स थ्योरी क्या है, तो गिलबर्ट्स थ्योरी, गिलबर्ट्स एस लगा है, मतलब कि 2 लोग हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स से। देखो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स फ्रैंक और उनकी वाइफ लिलियन, ठीक है। तो फ्रैंक और उनकी वाइफ लिलियन, ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्योंकि अंग्रेज वाले नाम जो है ना समझ में कम आते हैं।
तो फ्रैंक और लेलन दोनों शादी करते हैं और दोनों लोग कहते हैं कि अब कुछ नया करते हैं। ठीक है, नया करने के लिए वो एक मेथड ला देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। लेलन को कहते हैं कि ये फिलॉसफी पढ़ती थी, ठीक है, और हाँ, तो अब इनके मेथड की बात करते हैं। गिलबर्ट्स थ्योरी क्या थी? तो गिलबर्ट्स थ्योरी ये थी कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया कि वर्क टू इलिमिनेट इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशंस। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये एक मिस्त्री को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, वो कैसे दीवार बना रहा है, पहले कौन सा पत्थर उठा रहा है, ठीक है, और दूसरी टाइम पे कैसे किस हाथ से वो सीमेंट को लगा रहा है उस पर, फिर कैसे प्लेस कर रहा है, हर एक चीज़ देखा उन्होंने। उसके बाद बताया कि भैया मिस्त्री, आप ये ऐसे करते तो जल्दी होता, आपकी ताकत भी कम लगती और समय भी कम, ठीक है। तो वही चीज़ है, वर्क टू एलिमिनेट इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशंस, और एक्सपेरिमेंटेड विद द डिजाइन एंड यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग वर्क परफॉर्मेंस। तो मतलब इन्होंने डिजाइन के साथ देखा कि डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उनको और अच्छा बनाने की कोशिश किया, ठीक है, कि कैसे बेटर हो सके। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो मिस्त्री कन्नी होती है, ठीक है, कुछ ऐसे शेप में होती है ना, तो पहले एक्चुअल में कह सकते हो कि ऐसे रही, ऐसे थी, तो उसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट किया, ठीक। तो इन्हीं सब चीज़ों को गिलबर्ट्स की वाइफ और उनके हस्बैंड ने नोटिस किया और चेंज किया। एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रिकलेइंग, ठीक है, ये वही एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर माइक्रो क्रोनोमीटर, साइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ, फ्लो चार्ट, इन 4 चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया। फ्लो चार्ट या फ्लो मेथड कह लो इसे, ठीक है, फ्लो मेथड। तो इन्होंने इसको डेवलप किया। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्लो मेथड थोड़ा सा चेंज है। तो ये इंस्ट्रूमेंट किए, इनको लगा दिए कि उनको देख रहा है कैसे कौन सा मूवमेंट कर रहा है। यूट्यूब पे आपने एक देखा होगा चैनल, फाइटिंग चैनल है, जिसमें वो मूवमेंट दिखाता है एक इंसान का, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ को उन्होंने एनालाइज किया। उसके बाद इनका मेन काम था, इनका मेन मकसद था रिडक्शन ऑफ मूवमेंट्स, कि कितना कम मूवमेंट हो और कितना ज़्यादा आउटपुट निकले, है ना। चीपर बाय द डजन, ये एक मूवी है, ठीक है। इनके 12 बच्चे थे, ठीक, दोनों लोग के 12 बच्चे थे और 12 बच्चे में से किन्हीं दोनों लिखी है चीपर बाय द डजन। आई थिंक एक मूवी है, तो आप देखना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। हमने नहीं देखी पर आप जरूर देखना, ठीक है। तो अभी नहीं, बाद में देखना, नहीं तो अभी देखना शुरू कर दो। फिर थर्बलिक्स क्या होता है? थर्बलिक्स इज अ नेम ऑफ फंडामेंटल मोशंस, मतलब फंडामेंटल मोशंस का एक नेम है, यूज्ड बाय वर्कर टू परफॉर्म मैनुअल ऑपरेशन और टास्क, स्टडी ऑफ मोशन, इकोनॉमी इन वर्क प्लेस। द सेट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यह आपकी हैमर है, क्या है? हैमर। यह आपका बोल्ट है और ये आपका नट बोल्ट है, ठीक है, उसका ऊपर वाला। यह आपका कह सकते हो बॉडी है, बोल्ट बॉडी, ठीक। अब आपको ये उठाना है, इसमें लगाना है और इसको इसमें नेल को हैमर करना है एक तरीके से, ऐसे समझो। यहाँ पे नोकीला है, ठीक है। अब आप क्या करते हो? देखो, एक वर्कर है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले ये 2 हाथ है उसके, वो पहले क्या करता है कि हैमर उठाता है, ठीक है। अब हैमर का कोई यूज नहीं है, फिर बोल्ट उठाता है और इसको ऐसे टाइट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो मोमेंट है ये बेकार है, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? बोल्ट उठाना है ना। अब देखो, अब हो सकता है कि ये इस हैंड से वहां उठाने जाए, नहीं, ये भी गलत है। जब ये वाला उसके पास है तो उससे उठा लेना। तो वही चीज समझ गए कि जितना कम मूवमेंट हो, जैसे सबसे पहले क्या करेगा? सर्च करेगा, है ना। उसके बाद सर्च करेगा क्या, कि कहाँ है भैया नट बोल्ट, कहाँ है हैमर, कहाँ है, सब कुछ एनालाइज किया। फाइंड करेगा। सर्च फाइंड एक ही दिया है, 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 याद करने की कोई जरूरत नहीं, 3-4 जान लो। सर्च फाइंड, फिर पकड़ता है, ग्रैस्प, फिर होल्ड करता है, फिर यूज करता है, फिर वो थक जाता है और रेस्ट करने लगता है ताकि वो उसकी थकान उतर सके। समझ गए? रेस्ट ओवरकम फटीग, इतना याद रखो, इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होती है? तो स्टडी ऑफ वर्क और मोशन, स्टडी ऑफ वर्क और मोशन, की हम काम को स्टडी करें कि कितना मोशन तुम लगा रहे हो, है ना। किसी काम को करने में तुम कितना मोशन कर रहे हो, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लेसर टाइम और लेसर एफर्ट, कम से कम टाइम लगे और कम से कम ताकत लगे। अब देखो, इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसेस। अब वर्क स्टडी करने का फायदा क्या है? आपकी वर्किंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगी। बेटर प्लांट लेआउट एंड क्लीन। अब जब आप देखोगे कि हाँ, प्लांट भी क्लीन होना चाहिए, सारे सामान अरेंज्ड वे में होने चाहिए, नहीं तो वर्कर्स ढूंढेगा ही, 4-5 मिनट ढूंढ रहा है कि भैया बोल्ट कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर लेस फटीग टू द ऑपरेटर,
मतलब कि जो ऑपरेटर है उसको कम से कम थकान महसूस हो, बीच बीच में चाय पहुंचाते रहो, समोसा पहुंचाते रहो, समझ गए, वही चीज़ है। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी फैक्टर है ना, जैसे कि कैसे आप काम को कर रहे हो, या फिर जो क्वालिटी है आपके आउटपुट की वो कैसे इम्प्रूव हो, ये सब सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मशीन मटेरियल, इन तीनों का अच्छे से यूज हो पाता है अगर आप वर्क स्टडी करते हो तो। फिर एफिशिएंट एंड फास्टर मटेरियल हैंडलिंग होती है अगर आप वर्क स्टडी करते हो कि हाँ ये वाली मशीन इसके बगल रखो, ये वाली इसके बगल रखो, ये वाली इसके बगल रखो, ठीक है। फिर हेल्थ हजार्ड इज रिड्यूस्ड, और जो आपके हेल्थ हजार्ड है मतलब कि नुकसान जो पहुंचेगा एक इंसान को, है ना, वो सब चीज़ें आप कम कर देते हो। जैसे कि मान लो आपका देख रहे हो कि धुआं जो है अंदर आ रहा है, उसके लिए आपने वेंटिलेटर लगा दिया है, ये सारा धुआं उस साइड से चला जा रहा है, तो हेल्थ हजार्ड भी कम हो जाएंगे, सब चीज़ें कम हो जाएंगी, बस बढ़ेगा क्या, आपका आउटपुट, आपकी इफिशियंसी, ठीक है। अब एक चीज़, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स, सब इन्हीं को उठा के छाप देना, सब यही है, ठीक है, सब यही है, हर जगह कॉमन होंगे। वर्क स्टडी क्या होती है, देखो दो टाइप की होती है, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, और ये मोशन स्टडी भी है, टाइम स्टडी है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब देखो मोशन स्टडी में क्या है, वही मोशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, माइक्रो मोशन मतलब छोटे छोटे मोशंस को पढ़ रहे हैं, कितना छोटे पे वो कैसे काम कर रहा है ना। जैसे मान लो स्क्रू ड्राइवर लिया है, स्क्रू ड्राइवर से वो इसको कर रहा है, तो मतलब कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा या क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैसे। फिर मोशन इकोनॉमी का मतलब है कि आप कम से कम मोशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, वही सारे टर्म्स हैं। वर्क मेजरमेंट ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेम ही टर्म्स हैं। अब बात करते हैं वर्क मेजरमेंट की। तो एलिमिनेशन ऑफ इनइफेक्टिव टाइम, जो हमारा इफेक्टिव टाइम नहीं है ना, मतलब जो बर्बाद हो रहा समय उसको बचाना, ठीक है, वही हो गया आपका वर्क मेजरमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइम स्टैंडर्ड, मतलब आप कह सकते हो कि इतना ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड टाइम है कि ये, जैसे ग्लास में आप मान लो, ग्लास में जैसे एक आप ग्लास बना रहे हो, ठीक है, तो एक ग्लास बनाने का, या ईंटें बना रहे हो आप कहीं भट्ठे में हो, ठीक है, तो चिमनी के लिए आप अगर ईंटें बना रहे हो तो एक ईंटा बनने में 5 मिनट लग रहा है, मतलब 5 से 5 मिनट 1 सेकंड भी ना हो, ठीक, स्टैंडर्ड टाइम है 5 मिनट में बन जाए। जैसे आप रनिंग वगैरह करते हो तो 1600 मीटर का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5.5 मिनट, ठीक है, वही चीज। अब इंप्रूव मेथड्स ऑफ डूइंग जॉब्स, तो जॉब्स जो कर रहे हैं हम लोग उसका मेथड इंप्रूव करता है। टू सेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब, ये भी हो गया, ऊपर डिस्कस कर लिए। टू सेट स्टैंडर्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज, मतलब ये स्टैंडर्ड डेटा भी दे देगा। मान लो आपने रखा कि 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए और वो 4 मिनट 58 सेकंड में हो गया, तो चमत्कार हो गया ना। तो वही चीज, अब आप समझ गए इतना। अब आगे चलते हैं वर्क सैंपलिंग क्या होती है, टू डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी। आपने एक्टिविटी डिसाइड कर दी है कि ये वर्कर 4 काम करने वाला है और उसके प्रोसीजर से रहेगा, पहले मशीन 1 पे जाएगा, वहां पे काम करेगा, मशीन 2 पे जाएगा, वहां पे ये काम करेगा, मशीन 3 पे जाएगा, वहां पे ये काम करेगा, मशीन 4 पे जाएगा, वहां पे ये काम करेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये कल किया था 1 घंटे में, आज किया है 57 मिनट में, और फिर परसों देख रहे हो कि वही काम वो कर रहा 1 घंटा 10 मिनट में, है ना। तो अब आपको देखना है कि आइडियल टाइम सबसे कम जो लगा उसी पे काम किया जाए, अगर उससे भी कम हो सकता है तो और बेहतर बात है। तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना, उसको पहले डिफाइन करो। डिजाइन द सैम्पलिंग प्लान, एक प्लान बनाओ कि कैसे हम इसको डील करेंगे, है ना, इस वर्कर को क्या बताएंगे, क्या खिलाएंगे कि जल्दी काम करे, है ना। कॉन्टैक्ट कंसर्न मोटिवेट देम, अब देखो क्या है कि जैसे वो काम कर रहा है उसे बताओ भैया आप यार इतने मतलब जवान लगते हो, हैं मतलब देख रहे हो कितनी जल्दी आप काम कर देते हो, ये वाला आपका डेटा है, देखो ये उस दिन 58 मिनट में आप किए थे और आज 1 घंटा लगाया, मतलब समझ रहे हो ना आप कर सकते हो मगर आप करते नहीं हो, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप उसे, ठीक है। ऑब्टेन स्टार्टिंग टाइम एंड क्विटिंग टाइम, तो आप उसकी स्टार्टिंग टाइम देखो, क्विटिंग टाइम देखो, तभी तो आप कर पाओगे। फिर कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम पर पीसेस, एक पीस पे कितना टाइम लग रहा है उसे हर एक चीज एनालाइज करना है आपको। फिर पीएमटीएस की बात करते हैं, तो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी मतलब पहले से आपके पास स्टैंडर्ड डेटा है, उसी से आपको मैच करना है। वी ऑलरेडी हैव मोशन टाइम, हमारे पास मोशन टाइम है कि एक आदमी है इस ब्लॉक को ले करके ये
यहाँ तक, जो कि कितना है 2 मीटर, 2 मीटर लाने में इसको लगता है पूरे 30 सेकंड। ठीक है, अब यही आदमी अगर कल के 35 लगा रहा है, ठीक, परसों के 40 सेकंड और नर्सों को 29 सेकंड लगा रहा है, तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 30 सेकंड। ठीक है, और ये 29 सेकंड लगा रहा है एक दिन 35 सेकंड, एक दिन 34 सेकंड। तो हमको बताना स्टैंडर्ड टाइम है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि हम और अच्छा जितना इफेक्टिव हो, स्टैंडर्ड टाइम ही रहता है कम से कम, बट एक नॉर्मल जैसे रहता नहीं कि एक लिमिट रहती है कि हाँ भैया इतने तक कर रहे हो तब भी सही है। ठीक, तो वही चीज है। तो अगर 30 तक कर रहा है तो 30 एक लिमिट है, 29 कर दिया तो बहुत अच्छा है, 35 कर रहा है तो गड़बड़ हो गया, 34 कर रहा है तो गड़बड़ है, अगर 31-32 भी हो जा रहा है तो ठीक है, सह लेंगे। ठीक है, अब देखो मैनुअल ऑपरेशंस क्या है? मैनुअल ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इन फंडामेंटल यूनिट्स। मैनुअल ऑपरेशंस मतलब इसका होल्डिंग का, उठाने का, लिफ्टिंग का, हर एक चीज हमारी किसमें है? यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक, ऑपरेशन को हमने यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। और टाइम टू कंप्लीट ईच एलिमेंट इज टेबुलेटेड। एक काम को करने का मतलब ये जब यहाँ होल्ड करता है और जब चलने लगता है ना, तो होल्ड करता है तो उसका टाइम हमने रखा है कि 5 सेकंड लग रहा है। फिर जब वो उसको हल्का सा मोशन आगे करता है ना, तो जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने में और पैरों को आगे बढ़ाने में 10 सेकंड लग रहा है। तो सारी चीजें हम लोग नोट करके रखते हैं और उसको स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करते रहते हैं, है ना, कि कंपेयर होता रहता है। फिर ये आपका समझ गए आप। अब पीएमटीएस सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो पीएमटीएस सिस्टम है ये आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 नहीं होते 4-5 होते हैं। एमटीए मेथड टाइम एनालिसिस और बीएमटी बेसिक मोशन टाइम। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो क्या है? इलिमिनेट्स इनएक्यूरेसी विद स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। पहले क्या था, हम स्टॉप वॉच में चेक कर रहे थे, अभी क्या हमारे सामने वो पर्सन डायरेक्ट खड़ा है और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा है, हम उससे मैच कर रहे हैं। तो बस इतना ही काम है। फिर सुपीरियर टू स्टॉप वॉच टाइम, स्टॉप वॉच टाइम से बहुत अच्छा है। फिर नो रेटिंग फैक्टर एम्प्लॉयड, मतलब कोई रेटिंग फैक्टर नहीं देते हम इसमें कि हाँ भैया आप इतने टाइम में नहीं किए हो, आप बैड हो, आपको डी मिलेगा, आपको एफ मिलेगा, ये सब चीज नहीं है। ठीक है, मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेट है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। कैन ओनली डील विथ मैनुअल मोशंस ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये बस मैनुअल मोशन ऑफ ऑपरेशन से ही डील करता है और किसी चीज से नहीं डील करता। ऑल कैटेगरीज ऑफ मोशंस आर नॉट कंसीडर्ड इन कलेक्शन ऑफ पीएमटीएस डेटा। सारे टाइप के मोशंस नहीं कंसीडर किए जाते। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? तो एर्गोनॉमिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। तो एक इंसान जहां पे काम कर रहा है, अगर वो ऑफिस में बैठा है तो उसके सामने कंप्यूटर कैसे रखा हुआ है, कंप्यूटर पे लाइटें लगी हैं या नहीं, उसके बगल में खाने के लिए मतलब कि समोसा रखा है या नहीं, और ग्लास है, ग्लास में लिखा नहीं कंपनी का नाम बढ़िया से। तो वो सारी चीजें सब कुछ मैटर करती हैं। मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंट, जहां पे वो काम कर रहा है वो कैसा है, क्लीन है या नहीं, मतलब सारे आइटम्स अरेंज्ड वे में हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इफिशियंसी कम होगी। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल्स एंड डिस्प्ले। अब सपोज बात करते हैं कि वो जिस सिस्टम पे बैठा हुआ है वहां पे उसके जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो सही से अरेंज नहीं है और जो इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा, इफेक्टिवनेस घट जाएगी। ठीक, वही चीज है। तो सब कुछ अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल्स एंड डिस्प्ले अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, फिर द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेक्शन। तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है कि जो अगल बगल की एरिया है, जो सामान है, वो उनका अरेंजमेंट अच्छे से करके रखो। ठीक है, अब हेल्थ इश्यूज, तो हेल्थ इश्यूज ना हो इसके लिए क्लीन रखो। ठीक है, वेंटिलेशन जरूर रखो और टाइम टू टाइम साफ करवाते रहो जहां पे हो रहा है। ठीक है, द यूज ऑफ कलर। तो यूज ऑफ कलर जैसे कहते हैं ना कि ब्लू लाइट में पढ़ने से कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वही सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो आप दीवारें पेंट करवाए हो ब्लू करवा दो या लाइट ब्लू लगवा दो। ठीक, तो ये सारी चीजें मैटर कर जाएंगी और उससे एक अच्छा सा काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपका एर्गोनॉमिक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं वेज एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिक वेज। बेसिक वेज का मतलब जान रहे हो? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है दैट इज बेसिक वेज। ठीक, अब डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब है, एक मिनट ये समझा देता हूं पहले, रिवार्ड फॉर द लेबर फॉर हिज सर्विस। तो लेबर जो काम कर रहा है उसके लिए जो रिवार्ड पैसा हो सकता है, पैसा ही होता है, अब और कहीं नहीं होता। ठीक है, पैसा हो गया या फिर एक सर्टिफिकेट या एक मेडल दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना, वो सारी चीजें।
फिर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, तो ये जो वेज है ना, ये लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से रखता है। अगर आप सैलरी टाइम पे दे रहे हो तो देखोगे वर्कर भी टाइम पे आ जाता है। सैलरी में डिले करोगे, हाँ सर आ रहे हैं सर, गाड़ी खराब है, टायर पंचर है सर, पहुंच रहे हैं सर 2 घंटे में, ठीक है। तो वही चीज हो जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट के साथ अच्छा मतलब लेबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो सैलरी टाइम पे दो, ठीक है, और साथ ही साथ बोनस वोनस देते रहो। फिर अफेक्ट्स दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जितनी सैलरी होती है उस हिसाब से देखा जाए तो एक एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है। कुछ लोग नहीं होते वैसे, उनकी बात अलग है, वो सादे जीवन उच्च विचार वाले होते हैं, तो उनकी बात नहीं की जा रही। अफेक्ट दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो कैसे जीते हैं, किस तरीके से आते हैं, कुछ लोग साइकिल से आएंगे, कुछ लोग गाड़ी से, कुछ लोग BMW से, है ना, तो वही चीज है। अब बोनस की बात कर लेते हैं। डीएनएस अलाउंसेस समझ गए? नहीं, डीएनएस अलाउंसेस नहीं समझे। डीएनएस अलाउंसेस क्या होता है, ये आपको एक्स्ट्रा मनी, आपकी ये सैलरी में बढ़ावा कह सकते हो। जैसे प्राइस है, प्राइस हर साल बढ़ता रहता है, तो सैलरी भी उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी, जैसे अब मान लो आप कह सकते हो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, राइट, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो आपके जो डेयरनेस अलाउंसेस हैं उनमें भी इंक्रीमेंट आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि महंगाई से वो लड़ सके, है ना, तो वही चीज हो गया। अब बोनस की बात करें तो बोनस क्या होता है, बोनस आप दिवाली बोनस लाते हो, होली बोनस लाते हो, वही सारी चीजें होती हैं। तो दिवाली बोनस में क्या होता है कि एक तरीके से बोनस का मतलब यहाँ पे इतना है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो थोड़ा सा शेयर अपने एम्प्लॉयज को भी देती है, किस फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, ठीक। ओवर टाइम पेमेंट, ओवर टाइम पेमेंट क्लियर है नाम से ही कि अगर ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा देर तक काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें थी इसमें। अब अगर बात कर लें इंसेंटिव्स की, ठीक है, तो इंटेंसिव्स क्या होती है? इंटेंसिव होता है कि जब हम किसी लेबर को, किसी एम्प्लॉय को मतलब देते हैं क्या, मनी, ठीक है, तो उसके हार्ड वर्क के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और काम करता रहे अपनी लगन से, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लें, 4 टाइप की होती हैं, क्या, डायरेक्ट इंसेंटिव, इनडायरेक्ट इंसेंटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या है, दिस रिवार्ड इज डायरेक्ट गिवन टू इंडिविजुअल वर्कर डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन परफॉर्मेंस, उसकी अकेले की परफॉर्मेंस के लिए जो हम इंसेंटिव देते हैं, जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो डायरेक्ट इंसेंटिव हो गया। मतलब एक मान लो एक एम्प्लॉय है, वो एक दिन में 50 सेल्स कर रहा है, ठीक है, तो और जो और एम्प्लॉयज हैं वो 10 कर पा रहे हैं, कोई 20 कर पा रहा, 20 से कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको इंसेंटिव देना बनता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इंसेंटिव क्या है, दिस इज रिवार्ड गिवन टू ग्रुप ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन द ग्रुप्स परफॉर्मेंस, तो ग्रुप है तो ग्रुप की परफॉर्मेंस के देने के लिए जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आपको भी मिला है, ठीक, होता नहीं कि अगर एक ग्रुप जीतता है तो उसमें सबकी भागीदारी रहती है, वही चीज है, तो इसमें हो गया। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव, दिस रिफर्स टू द डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट, तो ये डायरेक्ट आपको आपके अकाउंट में जाता है। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें क्या होता है, बेटर वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन चांसेस, जॉब सिक्योरिटी, है ना, आपकी प्रमोशन, ये चीज हो गया इसमें। अब इंसेंटिव स्कीम नहीं देखना है, प्रोडक्ट डिजाइन देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, वेरियस स्टेप्स of product design are as follows. Idea development, तो someone thinks a need and a product service designed to satisfy customers. Marketing, तो एक इंसान सोचता है कि क्या बढ़िया तरीके से क्या शेप हो सकता है, क्या डिजाइन किया जाए प्रोडक्ट की कि वो सबको पसंद आए, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा आपका कॉनिकल शेप में होता है, क्यों, है ना, इसीलिए कि मतलब एक बाइट आप उठा सको। वैसे तो आप उठा सकते हो रेक्टेंगल वाला भी, मगर एक डिजाइन के पीछे ना एक आइडिया होता है, समझ गए। तो आइडिया डेवलपमेंट, एक इंसान सोचेगा कि हाँ कॉनिकल शेप में पिज्जा बनाओ तभी लोग ज्यादा खाएंगे। फिर प्रोडक्ट स्क्रीनिंग, एवरी बिजनेस नीड्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस टू फिट विद द फैसिलिटी एंड लेबर स्किल साइज, मतलब सब कुछ आपको एनालाइज करना है, प्रोडक्ट को देखना है कि कैसे, एक प्लान बनाओ कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। प्रीलिमिनरी डिजाइन एंड टेस्टिंग, तो प्रीलिमिनरी का मतलब एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, है ना, एक नॉर्मल बनाते हैं कि कैसे उस पर काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा मतलब उसका प्रोटोटाइप कह सकते हो, उसका डुप्लीकेट कह सकते हो, छोटा वर्जन, और उस पर काम करते हैं, देखते हैं अच्छा अगर रिजल्ट निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, फाइनल डिजाइन। फाइनल डिजाइन में ऑन द बेस्ड ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड लेबर स्किल्स, हम उसका फाइनल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इसमें, और मैं देख ले रहा हूँ वैसे तो और कुछ है नहीं इसमें जो कि आ सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है देख लेते हैं, तो ये होता है, इट इज अ टेम्पोररी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू अ रिकरिंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, उसका जो बेस्ट कह सकते हो, जैसे एक लेबर है,
उसका बेस्ट टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि वो कम से कम टाइम में, जो कि एक कह सकते हो रिकॉर्डेड है, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम है, कितने टाइम अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वही चीज़ है इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें देखा जाए तो रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर्मेटेड इन अ साइंटिफिक एंड systematic fashion by pooling the knowledge of all those who are concerned with the problem and is subjected to review and revision by common consent and one should comply with it। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एग्जांपल कार्स एंड टेलीविजन, ठीक है। फिर सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स एग्जांपल ऑटोमोबाइल, गियर बॉक्स एंड ऑटो इलेक्ट्रिक बल्ब्स। मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ बोथ मटेरियल्स प्लेन कार्बन एंड अलॉय स्टील। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑयल्स एंड ग्रीसेस। प्रोडक्शन इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एग्जांपल दैट ऑफ मशीन टूल्स, प्रेसेस, वेल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वही सेम है ना, कि रेशनलाइज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी वेराइटीज को प्रोड्यूस करेगा। और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इन द स्टोर एंड ऑल्सो द मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, तो ये दोनों चीज़ को डिक्रीज करेगा। और इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन, स्पीड अप द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर्स और फैसिलिटेट एंड एक्सपोर्टेशन, ये हो गया सिंप्लीफाइंग। मतलब नॉर्मल है सारे, आप लिख सकते हो, इनमें कुछ ऐसा है नहीं बड़ा जो मैं आपको बता दूं। सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कुछ खास है नहीं। मेन है वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। वैल्यू इंजीनियरिंग और कंकरेंट इंजीनियरिंग में से एक आ सकता है। कंकरेंट आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी वैल्यू इंजीनियरिंग इज कंसर्न विथ न्यू प्रोडक्ट्स, इट इज अप्लाइड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते टाइम वैल्यू इंजीनियरिंग का यूज होता है। द फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, इंप्रूविंग फंक्शन और बोथ बाय वे ऑफ टीम वर्क बेस्ड प्रोडक्ट इवेल्यूशन एंड एनालिसिस। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। दिस टेक्स प्लेस बिफोर एनी कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन टूलिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। Value engineering should be considered as crucial activity late on in the product development process and is certainly a wise commercial investment with regard to the time it takes. It is strongly recommended you build value engineering into your new product development process to make it more robust and on sound commercial reasons। मतलब कि वैल्यू इंजीनियरिंग का मकसद क्या है कि आपके सारे प्रोडक्ट जो भी आप बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसमें वैल्यू इंजीनियरिंग लगाओ कि इस प्रोडक्ट से ज़्यादा आउटपुट मिले, है ना, ज़्यादा सेल्स हो और कम से कम लागत लगे। वही चीज़ वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें आप टीम वर्क का इस्तेमाल करोगे, है ना, और सारी चीज़ें देख लेना, क्रूशियल एक्टिविटी लेट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिंपल हैं। अब वैल्यू एनालिसिस है, उसका देखने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू इंजीनियरिंग आप देख लेना, ठीक है। अब ये रहा कंकरेंट इंजीनियरिंग, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है, CIM में तो आया ही था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो ये आपका डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर है, ये बात कर रहा मार्केटिंग से, सेल से, पैकेजिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विसबिलिटी से, असेंबली से, और फिर ये फंक्शन और इंस्पेक्शन चल रहे हैं। मतलब कि सारे डिपार्टमेंट आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और उसके साथ साथ डिजाइन कोऑर्डिनेटर के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। समझ गए, वही चीज़ है आपका कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। इसमें सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, जैसे आप सपोज करो आप एक सोप बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो डिजाइन कोऑर्डिनेटर ने कहा कि कैसी डिजाइन रखें, तो उसने बात किया मार्केटिंग वाले से कि सबसे ज्यादा डिमांड में क्या चल रहा है आजकल, बताओ जरा, लोग कौन सा शेप देख रहे हैं, है ना, कौन सा शेप पसंद कर रहे हैं। फिर उसने मार्केटिंग ने बताया ऐसा ऐसा है। फिर सेल्स वाले से बात किया, भाई ये बेच पाओगे क्या, उसने बात किया नहीं, मतलब फिर पैकेजिंग वाले से बात किया, पैकेजिंग वाले से कहा कि इसको पैक करना है एक अच्छा सा डिब्बा, कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक, वही सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद असेंबल कैसे करना है, सर्विसबिलिटी, फिर मैन्युफैक्चर कैसे करना है, सब लोग आपस में बात करते हैं। फिर इंस्पेक्शन होता है और फिर फंक्शन इंस्पेक्शन अपना चलता रहता है। तो ये था कंकरेंट इंजीनियरिंग। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेम है। डिक्रीज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है। इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ जाता है। बेटर कंट्रोल ऑन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस और इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, सब कुछ सेम है। एडवांटेज हो गया। लिमिटेशन क्या है देख लो, इफ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लैक्स इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर कोई भी कमी हो गई, क्योंकि सबसे बात करके उन्होंने रखा था, अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। ऑन मैन्युफैक्चरिंग इशूज ऑफ द प्रोडक्ट देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन, मतलब अगर अचानक से, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया उसको, उसके बाद भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू हो गया तो लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, कहेंगे खराब आइटम है, छोड़ दो, ठीक। ड्यू टू लेट चेंजेस इन डिजाइन लीड्स टू एक्सपेंसिव चेंजेस टू टूलिंग एंड अदर इक्विपमेंट। तो कुछ इतना ही था आपके इस यूनिट नंबर 4 में। आई होप समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बस इतना करके जाओ, इस यूनिट से काफ़ी है, ठीक, और मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 1-2 क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले हैं इन्हीं में से, इनको अच्छे से करके रखना।
और कुछ है नहीं, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि ये देखो मोशन, माइक्रो मोशन इकोनॉमी, वर्क मेजरमेंट, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो आपको बस एक को पढ़ना है और उसके आगे आप कर ले जाओगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो @SmartEngineer बाबू वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। पहले नहीं कर पा रहा था बट अभी करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।